नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी कृति मिश्रा, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाली हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेडी के माननीय सांसद निरंजन बिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केवी प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिशी जी, यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे थे, सब लोग जानते ही हैं, बजट सत्र 2 चरणों में होता है। दूसरे चरण का अंतिम दिन है आज, और आज समापन हो जाएगा पूर्ण रूप से बजट सत्र का। कुल मिलाकर इस सत्र के कामकाज को आप कैसे देख सकते हैं, पहले चरण और दोनों के कामकाज को मिलाकर? हमारे संसद का प्रथम चरण जो है वो अच्छा चला, और लेकिन ये सेकेंड फेज जो हुआ, द्वितीय चरण हुआ, उसमें हमारा जो जनरल बजट और रेलवे बजट वो ठीक से नहीं चला, गतिरोध हो रहा है। और किसी भी बजट में डिबेट नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, डेलिब्रेशन नहीं हुआ, डायलॉग नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है। केवल जो मिनिस्टर है, स्टैंडिंग कमेटी है, डिफरेंट इशू में वो पेपर ले करते हैं टेबल में, और बाकी जो है हमारा शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो, हमारा बिल में बजट में डिस्कशन हो, ये सब नहीं हो पा रहा है। ये सारे दुनिया के लिए, सारे भारत के लिए, हमारा आम जनता के लिए और इतना बड़ा गणतंत्र के लिए शुभंकर नहीं लगता है। ये ऐतिहासिक हो गया, एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो गया। तो आज भी मेरे को बोलना है, जो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 जो छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी को उस राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इंसर्ट करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, वो है सौरा, सौरा, भूमिया, भूमिहार, कोड़ाकू, कंध, गंड, गदवा, बिंझिया, नागासिया, नागेसिया, ऐसा 12 कम्युनिटी जो ट्राइबल ग्रुप्स है, 20 साल हो गया वो लड़ाई कर रहे हैं। लोकसभा में पास हो गया है दिसंबर 9 को 2022 को, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। वो रोज आते हैं, और हमारा उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री तथा बीजेडी के सभापति जी, मुझे ही हमारे पार्टी तरफ से बोलने के लिए मौका दिया गया है, लेकिन मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इस बिल को, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल ट्राइब, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब 5th अमेंडमेंट बिल 2022 इन रेस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? कि ये गतिरोध हो रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है। राज्यसभा में पास हो जाएगा वो बिल, तो वहाँ जो 25-30 लाख आदिवासी भाई बहनें हैं, वो उसका लाभ मिलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन बेनिफिट है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रमोशन में, इलेक्टिव पोस्ट में, उसको वो फ़ायदा मिलेगा। वो रोज़ आते हैं मेरे पास, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनें सब आते हैं। वो हमारा सौरा, गंड, कंध, बिंझिया, कोड़ाकू, पांडो सब आते हैं कि सर हमारा बिल पास कराओ, 20 साल हो गया, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित है। ऐसे कि हमारा उड़ीसा में भी जो सौर है, पुराण, भंज पुराण है, कलंगा है, पहरिया है, झुड़िया, जाड़िया, दुरुआ है, वो ओरिजिनल आदिवासी है जी। लेकिन वो ओरिजिनल आदिवासी होकर के भी जो शेड्यूल ट्राइब में उसका एक भाई बिरादरी आदिवासी कोटा में सब बेनिफिट पाता है। जो संविधान प्रणेता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आदिवासियों को आगे लेने के लिए, देश के विकास में शामिल करने के लिए प्रबंध किया है।
वो उसमें वो लाभ नहीं पा रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं। तो ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 है छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में, और छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकमेंड भी कर दिया है, लोकसभा में पास भी हो गया है, अभी राज्यसभा में पास होने वाला है। लेकिन पूरा सत्ता हमारा जो ये सेकंड सेशन चला गया, आज तो साइन डाई हो जाएगा, लेकिन आज भी हो पाएगा कि नहीं, तो इसीलिए वो छत्तीसगढ़ राज्य के केवल आदिवासी नहीं, हिमाचल प्रदेश के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी, पूरा देश के आदिवासी इसी के लिए व्यथित है, क्योंकि उसका जो संवैधानिक अधिकार है उससे वो वंचित होते हैं। ये सुविधा मिल जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा राज्यसभा में, तो उसके बाद वो आदिवासी मान्यता पाएंगे। तो हम भी जरूर ये चाहते हैं कि माननीय जितने भी सांसदगण है कि सांसद को ठीक से चला जाए, क्योंकि हमारा पावर है, प्रिविलेज है, इम्यूनिटीज है, तो हम पवित्र सदन में बोल सकते हैं, अगस्त हाउस में बोल सकते हैं। नहीं वेशी जी, आपने सुना होगा हमारी सहयोगी बोल रही थी, और जुडिशरी को लेकर और सरकार के बीच जो है काफ़ी दिन से जो है कह सकते हैं कि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उसको लेकर एक संकल्प जो है राघव चड्ढा जो माननीय सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो रखने वाले हैं। कितना महत्व का है ये विषय? एक्चुअली हाँ, माननीय सांसदों के जो मेंबर है बोलने के लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 105 में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो सांसदों को सब प्रिविलेज है, इम्यूनिटीज है, पावर है बोलने के लिए, तो बोल सकते हैं। और चर्चा होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, वही सिस्टम में अगर कोई भी, हम तो लॉ मेकर्स हैं, जितना मान्यवर लोकसभा का सांसद है, राज्यसभा का सांसद है, हम लॉ मेकर्स हैं। लॉ मेकर्स के नाते देश के विकास के लिए, देश के मंगल के लिए, आम जनता के मंगल के लिए, सबके भलाई के लिए, और जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को सबको, भारत का 140 कोटि लोग जो है, पार्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, वुमेन है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपुल है, बैकवर्ड कास्ट है, उस लोगों को जो आर्म्स ऑफ द लॉ शुड बी एक्सटेंडेड। सब लोग आइन के, भारत का जो गणतंत्र देश है, हमारा जुडिशियरी है, जुडिशियरी का हाथ बहुत लंबा होता है, आइन कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, और ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई कानून के आगे बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब समान है हमारा देश में। तो यही बहुत बड़ा आइन बनाया है हमारा संविधान प्रणेताओं ने कि गरीब लोग भी, आदिवासी लोग भी, जंगल में रहने वाले लोग भी वो आइन कानून का जो सहायता पाता है, उसका असिस्टेंस मिलता है, और वो सुरक्षित रहता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो जुडिशियरी, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जुडिशियरी को कोई प्रकार पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी क्योंकि हमारा भारत देश का 140 कोटि लोगों के लिए, उसके ठीक हिसाब से हमारा जो आइन कानून है, लेजिस्लेटिव है, ठीक ढंग से कार्यकारी होता है कि नहीं, एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं, वही जुडिशियरी देखते हैं। तो वो एक पूरी भाव से एक निरपेक्ष संस्था है, और जुडिशियरी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा उसको हैरेसमेंट या जज के ऊपर कोई शंका, ये सब नहीं करना चाहिए। और देश की जनता, आम जनता सब चाहते हैं कि जस्टिस एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपुल, सब लोगों के द्वार देश में न्याय पहुँचे, ये सब चाहते हैं, सब मानते हैं, सब मांग करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा देश के कल्याण के लिए, विकास के लिए, मंगल के लिए जो सही होगा, हम जरूर उसमें जो होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, डायलॉग होगा, डेलिब्रेशन होगा, हम सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हम जो है देश के विकास के लिए सब पवित्र गृह में आए हैं।
और बिशी जी, हमने देखा है कि ये तो हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ एक विषय है। उसके अलावा सरकार ने कोशिश की गई है कि ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे और भी तरीके जो हैं, जो पारंपरिक तरीके थे, लेकिन वो उस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जलमार्ग के द्वारा भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पर हाईवेज से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछा जाने वाला है। और हाईवेज के संदर्भ में या फिर सड़कों के निर्माण के संदर्भ में अलग अलग जो हैं दलों के, उसमें विपक्ष से जुड़े हुए भी माननीय सांसद और नेतागण आते हैं हमारे कार्यक्रमों में। वो भी मानते हैं कि हाईवेज की बात हो या सड़क निर्माण की बात हो, उस क्षेत्र में नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो अप्रतिम है। आपका क्या मानना है? नहीं, भारत में सब तो दावी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं बिजली, सड़क और पानी। तो कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे देश में जीरो कनेक्टिविटी एरिया है, विलेजेस है, हामलेट्स है, जहां लोगों को जाने के लिए ना रोड है ना ब्रिज है। तो और तो जो ये एयरपोर्ट हेलीपोर्ट का बात छोड़िए, अभी लोग फूड क्लॉथ शेल्टर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिजली सड़क पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो दरदाम के लिए वृद्धि के टैक्स जीएसटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी उसको जो मौलिक सुविधाएं हैं वो चाहिए, और उस जो जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है तो वो एयरपोर्ट हेलीपोर्ट में क्या करेगा। तो अगर हाँ, ये ठीक है कि जो, लेकिन सड़कों का निर्माण तो सीधे तौर पर सरोकार रखता है हर आम और खास से। वो उस संदर्भ में तो बहुत तेज गति से काम चल रहा है, वो तो आप मानेंगे? हाँ, यस, सड़कों का निर्माण होना चाहिए। सब प्रत्येक गांव को जो रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सकेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। अभी ऐसा गांव है कि जो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना हमारा उड़ीसा सरकार नवीन पटनायक ने किया है, लेकिन ऐसा भी गांव है जहां ये एम्बुलेंस नहीं जाता है। तो एम्बुलेंस जाने के लिए या मेडिकल फैसिलिटी पहुंचने के लिए केंद्र सरकार जो है वो रोड कनेक्टिविटी करना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी एवरी गांव को देना चाहिए, जैसी अभी लोगों को दरकार है नेटवर्क कनेक्टिविटी। जी जी, बात करें आज प्रश्नकाल में जो राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसमें एक प्रश्न जो है सीधे तौर पर खेलों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसे सरोकार रखता है। 2026 में फीफा फुटबॉल विश्व कप होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं विशी जी कि हमने देखा कि उड़ीसा में बहुत सफल आयोजन रहा हॉकी वर्ल्ड कप का। तो क्या हॉकी की तरह उड़ीसा में फुटबॉल को लेकर भी उतनी दीवानगी रहेगी, और उसकी तैयारियों को लेकर भी क्या कुछ होना चाहिए? आपकी क्या राय है? जरूर। हमारा उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय जी ने जो हॉकी विश्व कप किया था, वो इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप किए, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सारे विश्व के लिए लोकार्पित किए। 1500 कोटी जो 1500 करोड़ खर्चा करके 1500 दिनों में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम निर्माण किए और सारे विश्व के लिए हॉकी के लिए समर्पित किए। तो ये उड़ीसा का जो हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है, वो खेल प्रिय है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, और स्पोर्ट्स के लिए पहले भी उड़ीसा में बहुत सारे फुटबॉल का सब हाई स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, सब विलेज लेवल में भी, गांव यूथ में वो फुटबॉल का, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट जो भी है हमारा स्पोर्ट्स है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी है, उसको प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्लेयर्स को उसको उत्साहित करने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करते हैं, किए हैं। और स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए भी 5% रिजर्वेशन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, प्रमोशन में, इलेक्टिव पोस्ट में। तो 5% रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स कोटा में। तो ये सब हमारा उड़ीसा का मुख्यमंत्री करते हैं स्पोर्ट्स का प्रमोशन के लिए, स्पोर्ट्स का और एनकरेजमेंट करते हैं प्लेयर्स को। और मैं सोचता हूँ ज़रूर फुटबॉल में भी जो फीफा 26 में
निश्चित रूप से हमारा उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी उसको करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आशा करते हैं। और सारे दुनिया और सारे भारत के लोग भी हमारा उड़ीसा का समय मुख्यमंत्री समाप्त हो रहा है। को